नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 7 जनवरी 2024 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि विभिन्न समाचार पत्रों जैसे दैनिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीआईबी, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इन सभी समाचार पत्रों से इन प्रश्नों को लिया गया है, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, आप लोग अगर एक अटेम्प्ट में यूपीएससी पास करना चाहते हैं तो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उसे भरें और 1 बाय 1 आपका काउंसलिंग सेशन किया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी और आसान हो जाएगी। तो इसे ज़रूर करेंगे। और दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जो प्रश्न हम पूछते हैं उस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग जरूर दें। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आदित्य L1 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है, आदित्य के कोरोनाग्राफ में मंगल ग्रह को बहुत करीब से देखने की क्षमता है। दूसरा कथन है, भारत के पिछले मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान की तुलना में इसकी यात्रा छोटी है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तब तक मैं इस खबर के बारे में देखता हूं। पीआईबी में आई हुई खबर है, यहां पर देख सकते हैं। फ्रॉम मून वॉक टू सन डांस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह लाउड सक्सेसफुल इंसर्शन ऑफ आदित्य L1 टू HALO हेलो ऑर्बिट, यानी प्रभामंडल ऑर्बिट में। तो एस्ट्रोसेट 2015 के बाद इसरो का यह दूसरा खगोल विज्ञान वेधशाला श्रेणी मिशन है। दोस्तों, भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 को सफलतापूर्वक अंतिम कक्षा में प्रवेश करा दिया गया है और यह अगले 5 वर्षों तक सूर्य का अवलोकन करेगा। यानी यह भारत के पिछले मंगल ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान से काफी छोटी इसकी अवधि रही है और आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 में सफलतापूर्वक इसको डाला गया है। और दोस्तों, इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि आदित्य के कोरोनोग्राफ में सूर्य को बहुत करीब से देखने की क्षमता है और इसमें एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। इसके अलावा मल्टी स्लिट स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री करने और पराबैंगनी छवियों के पास पूर्ण डिस्क लेने में सक्षम उपकरण भी इसमें है। चूंकि आदित्य L1 पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर स्थित है, इसलिए इस उपकरण को कोरोना से पराबैंगनी विकिरण का निरीक्षण कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में इसके कामकाज को बेहतर ढंग से हम समझ सकते हैं। इसके अलावा हमें सूर्य पर विस्फोटों की निगरानी करने और सौर हवा में अवशोषित कणों के गुण को अध्ययन करने का, सौर वातावरण में और कोरोना की लगातार निगरानी करने की आवश्यकता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्य को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जितना संभव हो सके सूर्य के करीब से पूरा किया जाना चाहिए। तो इससे सौर विस्फोटों की पूर्व चेतावनी देने में भी मदद मिलेगी और हमें उनके कारण होने वाले व्यवधान को कम करने के लिए कार्रवाई शुरू करने में भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इसे L1 पर रखा गया है। तो यह L1 यहाँ पर देख सकते हैं, L1, L2, L3, L4। तो यह L1 देखा जाए तो यह पृथ्वी है और ये सूर्य है। यहाँ से यह नजर रखेगा, यानी पृथ्वी सूर्य प्रणाली के 5 स्थानों में से एक, जहां दोनों के गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, आमतौर पर एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। तो L1 का अर्थ ही है लैग्रेंजियन बिंदु। तो यह 5 बिंदुओं में से एक है L1, जो कि एक खगोलीय पिंड की दूसरे के चारों ओर गति से जुड़ा, आदित्य के मामले में यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में इसको। तो सैद्धांतिक रूप से इन बिंदुओं की खोज 19वीं शताब्दी में स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड यूलर और इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज द्वारा की थी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा लैग्रेंज पॉइंट। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब आशा करता हूं कि इसका उत्तर आप लोग दे चुके होंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? आदित्य के कोरोनाग्राफ में मंगल ग्रह को मंगल नहीं, सूर्य को बहुत करीब से देखने की क्षमता है। तो पहला तो गलत हो जाता है। दूसरा है, भारत के पिछले मंगलयान ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान की तुलना में इसकी यात्रा छोटी। ये एकदम सत्य कथन है, अतः उत्तर इसका क्या हो गया? बी हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, वह है चिल्का झील।
ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों? उड़ीसा में है। तो यह एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून लेक है, लैगून झील है। इसे हम लैगून कहते हैं, लैगून लेक। लैगून क्या होता है? तो यह देख सकते हैं कि समुद्र का या तटीय क्षेत्र पर लैगून झील, यह चट्टानों को काट कर ये जल यहाँ पर, इसीलिए इसको बैक वाश वाटर कहते हैं, पश्च अनूप झील कहा जाता है, और इनकी प्रवृत्ति लवणीय होती है। तो पहला कथन है आप लोगों ने देख ही लिया। दूसरा है 1981 में इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्र भूमि नामित किया गया था। तीसरा कथन, यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील और पक्षियों का शीतकालीन प्रवास स्थल है। तो दोस्तों इसमें बताना है आप लोगों को कितने कथन गलत हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। तब तक खबर देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कंडक्ट ट्रेनिंग इन चिल्का लेक ए रामसर साइट इन उड़ीसा अंडर द अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी। तो चिल्का झील यहाँ पर देख सकते हैं, उड़ीसा बे ऑफ बंगाल के तट पर अवस्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी झील है और दूसरा विश्व का सबसे बड़ा लैगून बनाती है, और 1981 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में, और 1975 में प्रभावी हुआ था, और भारत जो है भी इसका सदस्य है। तो चिल्का का प्रमुख आकर्षण इरावदी डॉल्फिन की उपस्थिति है। अक्सर ये सतापाड़ा द्वीप के आसपास देखी जाती है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है, और यह पक्षियों के लिए प्रमुख शीतकालीन आश्रय स्थल होने का भी इसे खिताब प्राप्त है। तब आप आशा करता हूं कि इसका उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। तो यहां पर देख सकते हैं इसमें तीनों कथन सही, यानी कोई भी गलत नहीं है, अतः इसका उत्तर क्या हो गया? डी हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य केवल राजस्थान, देखिए केवल शब्द है, राजस्थान, एमपी, झारखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी लोगों की संपत्ति कार्ड जारी करना है। दूसरा है यह केंद्र प्रायोजित योजना है। तीसरा है इसे 2021 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर लॉन्च किया गया था। अब देखिए इसमें कह रहा है उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं, इसको आप लोगों को उत्तर देना है। तब तक मैं इसके बारे में थोड़ा सा खबर देख लेता हूं। तो स्वामित्व स्कीम विंस बेस्ट इनोवेशन अवार्ड फॉर इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग पब्लिक पॉलिसी डायलॉग 2024 एट इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्वामित्व योजना यह 2020 24 अप्रैल 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। ध्यान रखेंगे लॉन्च कब किया गया था? 24 अप्रैल 2020 को, और 24 अप्रैल 2021 को इसका शुभारंभ किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर। और पंचायती राज मंत्रालय, राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण के सहयोग से स्वामित्व योजना को लागू किया जा रहा है। और दोस्तों यह देख सकते हैं कि यह अब तक 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने इसके साथ समझौता किया है और हस्ताक्षर किया है, और इस तरह से इसके तहत तैयार किए गए मानचित्र भू संदर्भ मानचित्र हैं, जिसके तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्र में संपत्तियों के डिजिटल चित्रों को प्रस्तुत किया जाएगा। और इसके अलावा ई पंचायत मिशन मोड परियोजना के तहत पंचायती राज मंत्रालय ने एक एम एक्शन सॉफ्ट लॉन्च किया है, जो तस्वीरों को जियो टैग के साथ पेश करने के लिए एक मोबाइल आधारित अनुप्रयोग है। और परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग सभी 3 चरणों के लिए की जाती है। तो इस तरह से यह देख सकते हैं केंद्रीय पंचायती, यह केंद्र प्रायोजित योजना है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो आशा करता हूं कि अब आप लोगों को इसका उत्तर मिल चुका होगा। तो इसमें क्या होगा, कितने कथन गलत हैं? तो यह पहला गलत हो गया, चूंकि 31 राज्यों में है तो पहला गलत हो गया। दूसरा सही है। तीसरा जो है इसे 2021 में राष्ट्रीय पंचायती राज, यह लॉन्च नहीं शुरू किया गया था, लॉन्च 2020 में किया गया था, ध्यान की रखिएगा। तो इसमें केवल जो है 2 कथन गलत हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चौथे प्रश्न की ओर। पीएम गति शक्ति योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर और केरल में रक्षा गलियारे स्थापित करना है। दूसरा कथन है, यहां पर आप देख सकते हैं कि इसे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है रसद लागत को कम करना और कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और बंदरगाहों पर टर्न अराउंड समय को कम करना है।
अब देखिए इसमें कह रहा है उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो इसका उत्तर आप लोग विचार कीजिए, तब तक इसके बारे में देख लेते हैं कि 63rd नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप मीटिंग अंडर पीएम गति शक्ति डिस्कसेस 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देख रहे हैं रोडवेज एंड रेलवे प्रोजेक्ट वर्थ अबाउट 5100 करोड़ इवेल्युएटेड। और दोस्तों एनपीजी एग्जामिन मिर्जापुर अयोध्या कॉरिडोर इन्वॉल्विंग बाईपास रोड कंस्ट्रक्शन बिटवीन द 2 इंपॉर्टेंट सिटीज। तो ये देख सकते हैं गति शक्ति जो यह मास्टर प्लान है, यह देख सकते हैं कि रोडवेज कैपेसिटी टू बी इंक्रीज एंड अराउंड 200 न्यू एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर्स एंड वाटर aerodrome investment and railway transport cargo capacity to be increased 1600 ton by financial year 2025 and transmission network to be increased to 4500 circuit kilometer and renewable capacity to be increased to the 2225 गीगावाट by 2025। देख सकते हैं एंड 4G कनेक्टिविटी फॉर विलेजेस फाइनेंशियल ईयर 22 अराउंड 20 न्यू मेगा फूड पार्क। तो देख रहे हैं यहाँ पर, और इसके साथ साथ यह 2021 में मास्टर प्लान शुरू किया गया था। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सुविधा बुनियादी ढांचा यह स्थापित करता है और यह रणनीतिक आर्थिक विकास योजना में तेजी लाने, बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने सुनिश्चित करने के लिए एक परिवर्तनकारी पहल का नेतृत्व करती है पीएम गति शक्ति योजना। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य 11 औद्योगिक गलियारे स्थापित करना है, 2 नए रक्षा गलियारे शुरू करना है जिसमें एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में। और इस तरह से यह लॉजिस्टिक लागत को कम करने के अलावा यह पहल कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाने, बंदरगाहों पर टर्न अराउंड समय को कम करने, अंतः व्यापार वृद्धि को बढ़ावा देने पर यह केंद्रित है। तो आशा करता हूं कि अब आप इसका उत्तर दे चुके होंगे कितने सही हैं। तो यह केवल 2 कथन सही हैं, पहला गलत है। ध्यान रखेंगे, यह उत्तर प्रदेश तमिलनाडु में गलियारा, और यह कह रहा है ना इसका उद्देश्य 11 कॉरिडोर डेवलप करना है, और यह तीसरा कथन एकदम सही है। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर जो कि 2023 में आया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। दूसरा है भारत का संविधान राज्यों को निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्ति को कानूनी सलाह प्रदान करने से छूट देता है। तीसरा है आतंकवाद निरोधक कानून 2002 के मुताबिक पुलिस के सामने आरोपी का कबूलनामा सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इन तीनों कथनों पर आप विचार करें, 2023 में आया हुआ है। थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं, इसमें आर्टिकल 355 की बात कर रहा है पहला कथन। तो इसमें कहा है कि स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए, और अनुच्छेद 22 के अनुसार कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा, जैसे अगर निवारक निरोध के केस में गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा, और न ही उसे अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। और दूसरे में दिया गया है 22 के गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाएगा, और जो मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक हिरासत में रखा गया। तो दोस्तों इसमें एक जो तीसरा जो इसका खंड है 1 और 2, यानी यह कुछ भी किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो फिलहाल विदेशी दुश्मन है, यानी जो देश 2 ही गतिविधियों में लिप्त है, तब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3 के अनुसार राज्य निवारक कारणों से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को कानूनी सलाह तक पहुंच प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। तीसरा जो है यहाँ पर आतंकवाद निरोध अधिनियम की बात याद हो तो पोटा इसे कहते हैं, प्रिवेंशन टेररिस्ट एक्टिविटी जो था एक्ट 2002 की धारा 32 एक निर्दिष्ट करती है कि संहिता 12 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में किसी भी बात के बावजूद, लेकिन इस धारा के प्रावधानों के अधीन एक स्वीकारोक्ति की जाती है कि किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा जो पुलिस अधीक्षक से कम रैंक का ना हो, ऐसे व्यक्ति के मुकदमे को स्वीकार्य होगा।
तो अब यहां पर आप लोग इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा, कितने कथन सही हैं? तो 2 कथन सही हैं। पहला एकदम सही है, दूसरा ये अनुच्छेद 355 के तहत, दूसरा है अनुच्छेद 22 यानी राज्यों को निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्ति को कानूनी सलाह प्रदान करने से छूट देता है। तीसरा आतंकवाद निरोध कानून 2002 के मुताबिक पुलिस के सामने आरोपी का कबूलनामा सबूत के तौर पर इस्तेमाल, ये गलत हो जाता है। तो पहला और दूसरा सही आता, केवल 2 कथन सही हैं। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में, अच्छे विनिर्माण अभ्यास जिसे हम जीएमपी कहते हैं। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुणवत्ता मानकों के अनुपालन में उत्पादों के निरंतर उत्पादन और नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए एक यह मॉडल है। इसका उद्देश्य है कि फार्मास्यूटिकल उत्पादन में निहित जोखिमों को कम करना है, जिन्हें अंतिम उत्पाद परीक्षण के माध्यम से पूरी तरह से संबोधित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसमें जो प्रमुख जोखिम है कि उत्पादों का अप्रत्याशित संदूषण, स्वास्थ्य को संभावित नुकसान, जिसमें मृत्यु का भी जोखिम रहता है लोगों के पास, जो इसमें काम करने वाले लोग होते हैं। कंटेनरों पर गलत लेबलिंग के कारण मरीजों को गलत दवा दी जाती है जिसका साइड इफेक्ट हो जाता है, इवन वो उनकी मृत्यु तक हो जाती है। अपर्याप्त अत्यधिक सक्रिय तत्व जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी उपचार या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो WHO ने जीएमपी के विस्तृत दिशा निर्देश स्थापित किए हैं। कई देशों ने WHO जीएमपी के आधार पर जीएमपी के लिए अपनी आवश्यकताएं तैयार की हैं और भारत में जीएमपी प्रणाली को पहली बार 1988 में औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के अनुसूची M में शामिल किया गया था और अंतिम संशोधन जून 2005 में किया गया था। और WHO जीएमपी मानक अब संशोधित अनुसूची M का हिस्सा है। तो दोस्तों, यह भी आज का तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए बहुत ही अच्छी पहल शुरू हो रही है, यह एक महत्वपूर्ण था। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए होमवर्क आपको देना, हाँ, होमवर्क ध्यान रखना है। आपको बताना है कि चिल्का लेक, वेम्बानाड लेक, कोलेरू लेक, पुलिकट लेक, यह किन किन राज्यों में अवस्थित हैं, इन चारों झीलों को आपको बताना है। ठीक। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब स्टार्ट हुई थी? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब शुरू की गई थी, यह ध्यान देना है। तीसरा है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।